कल तक क्या किया था अपन ने? लास्ट अपन ने क्या देखा था? अपन ने बात किया था कि सर ये जो अपना पूरा चैप्टर है वो दो इसमें डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर का पार्ट जो था अपना वो क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा वाला क्या था हमारा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कल अपन ने माइक्रो खत्म किया, एम आई खत्म किया। माइक्रो में टोटल कितने क्वेश्चंस देखे अपन ने? 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक बार रिवाइज करवा देना, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या होता है। फास्ट विशाखा, ध्रुव, आदित्य, कैम ऑन रखो तुम्हारा फटाफट। हाँ चलो, क्या होता है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? फर्स्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थर्ड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था अपना? स्कोप ऑफ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। विशाखा तू बहुत डिस्टर्बेंस में बैठी है, इधर फोकस कर पूरा। ऑनलाइन बैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू और अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर सकती है। फटाफट इधर देख, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। विशाखा बता, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या होता है? विशाखा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फटाफट, फास्ट, एक नंबर, स्पीड से, जल्दी बोल। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, सेकंड प्राइसिंग मेथड, थर्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम, फोर्थ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। उसको दूसरा वर्ड क्या बोला जाता है रिया? बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस को दूसरा वर्ड क्या बोला जाता है? सेट्रस पैरिबस। ओके, देन नेक्स्ट विशाखा। स्लाइसिंग मेथड हो गया, ओके, और मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या देखा था अपन ने राधिका? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिशा, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या होते हैं? क्या क्या? प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके, थोड़ा माइक अपना नजदीक लेके बोल। प्राइस डिटर्मिनेशन, ओके। फॉरेन ट्रेड, परफेक्ट। सेकंड इज फॉरेन ट्रेड, थर्ड फास्ट फास्ट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, चोट्टो नीचे देखो ना, सामने तुम्हारे बोर्ड पे लिखा है एक पॉइंट तो। बेसिस ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, फिर बेसिस फॉर क्या बोला? बिजनेस बिजनेस डिसीजन, परफेक्ट। और एक यूजफुल टू गवर्नमेंट। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आया? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स से टोटल 3 पार्ट देखे, मतलब अब समझ जाओ। मैं जब भी तुमको एक चार्ट बना के देने वाला हूँ अब एक, जो तुमको दीवार पे चिपकाना है, वो दीवार पे जो चार्ट चिपकाऊंगे उसमें जो फर्स्ट पार्ट रहेगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा। उस फर्स्ट पार्ट के चैप्टर नंबर 1 में 2 पार्ट्स रहेंगे सर। एक रहेगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और एक रहेगा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो। माइक्रो में सर टोटल 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब जब तुम्हारी टेस्ट आने वाली है, जो कल के दिन में ही टेस्ट आने वाली है, उसमें टोटल तुम्हारे 3 क्वेश्चन आएंगे। माइक्रो के लिए 3 क्वेश्चन आएंगे और मैक्रो के लिए आज से पढ़ना शुरू करेंगे। सर हम जब माइक्रो पढ़ते हैं तो एक इंडिविजुअल इंसान को पढ़ते हैं या कंट्री एज अ होल को पढ़ते हैं? एम आई मैक्रो में हम एक इंडिविजुअल इंसान को पढ़ते हैं या कंट्री एज अ होल में पढ़ते हैं? एनर्जी लाके आंसर दो। इंडिविजुअल एज अ होल को पढ़ते हैं सर, लेकिन हम जब मैक्रो पढ़ेंगे तो हम पूरे एक दुनिया को, पूरे एक नेशन को, पूरे एक वर्ल्ड को, इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ेंगे। दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics is a branch of economics which analyzes the entire economy. It deals with the total employment. सर मैं एम्प्लॉयमेंट पे हूं या नहीं हूं ये माइक्रो बोलेगा, बट कितने लोग पढ़े लिखे और कितने लोगों के पास में जॉब है ये माइक्रो नहीं मैक्रो बोलेगा। सर दुनिया में 98% लोगों के पास में जॉब है, तो आप बड़े खुश हो जाओगे कि अरे क्या बात कर रहे हो, 100 लोगों ने परीक्षा दिया है, 100 लोगों ने एग्जाम दिया है, 100 लोगों ने एजुकेशन लिया और उसमें से 98 लोगों के पास में जॉब है सर, लेकिन वो 2 लोगों के पास में जो जॉब नहीं है उसका क्या? आप इंडिविजुअल के बारे में बात करोगे तो आप माइक्रो में जाओगे, जब आप इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बात करोगे आप मैक्रो में आओगे। सीधी सी बात है, ओके। It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption। देख रहे हो सबके आगे टोटल लिखा हुआ है। टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एटसेट्रा। Thus macroeconomics is the study of the aggregate। सर माइक्रो में पढ़ा था it is the study of an individual unit, it is the study of the aggregate units। तो सर माइक्रो अलग हुआ, मैक्रो अलग हुआ।
क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो एक बार रिवाइज कराना, व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? theory of product pricing, theory of factor pricing, and third ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में टोटल 3 टाइप की एफिशिएंसी। फर्स्ट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सेकंड एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, और तीसरा ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सर ये बात की आपने स्कोप ऑफ माइक्रो जब छोटा सा होता है तब की बात किया। व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? सर इट इज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Macroeconomic analysis explains which factors determine the level of national income. Factors. Factors. Factors of production. Factors of production. कुछ तो याद है यार, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा हुआ तो है, देख नहीं पढ़ा ऐसी बात नहीं है, कुछ तो पढ़ा तो था। What are the factors of production? Land, labor, capital and entrepreneur. सर लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट। लेबर पे क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और लास्ट एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? चलो सर यहां तक की बात समझ में आई। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट क्लॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सर हमारा मैक्रो इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। सेकंड, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। सर ये आपके एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात नहीं करता, ये इंडिया एज अ होल के बारे में बात करेगा। सर आपकी जो प्राइसेस रहेगी उसके हिसाब से इन्फ्लेशन डिसाइड होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? सर जहां पे आपकी पैसे की कीमत गिर चुकी है, मतलब सर आपको जॉब ऑफर देने के वाली कंपनीज ही नहीं बची है, आपके अंदर मंदी आ चुकी है, आप चाहकर भी काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको कोई जॉब ऑफर नहीं है। इन्फ्लेशन। आई बात समझ में? Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explains what causes fluctuations in it. सर इसका मेरे को एक बात बता दो, एक डिसीजन दे दो, एक ऐसी हेल्प कर दो हमको ये समझने में कि सर आपने जो ये हमको लाल और पीला करके दिया है, माँ कसम देखने में मस्त लग रहा है। एग्जाम के टाइम पे हम एग्जाम के एक दिन पहले जब जाएंगे ना तो ये लाल पीले वाले जो पॉइंट्स है ना ये तो बखूबी लिख के आएंगे। इसके अंदर का आप जो मसाला लिख रहे हो सर, क्या हमको ये मसाला भी लर्न करना पड़ेगा? तुमको डिसाइड करना पड़ेगा 12वीं में 50 लाना है या 98 लाना है। अगर 12th में तुमको 50% लाना है, 60% लाना है, 70% लाना है, 80% लाना है, मेरा जो लाल पीला करके दिया है वो कर लो, आराम से आ जाएंगे, मेरी गारंटी। सर अगर नहीं हमको तो अभी बहुत टाइम है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमने अपने आप को कभी प्रूफ किया नहीं है। 12th हमारे पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने घर वालों को प्रूफ करके दे सकते हैं कि मेरी औकात भी 98% की है और मेरे पास में ये चीज की गारंटी देता हूं सर, गारंटी देती हूं सर कि अगर मैं दिन के 5 घंटे भी पढ़ लेती हूं ना तो 98% आता है। क्यों? क्योंकि आपका दावा है कि अगर दिन के 5 घंटे भी पढ़ते हो तो आपने बोला है आपको 98% आ सकते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएंगे। पढ़ने से लाल पीला पढ़ने में 5 घंटे नहीं लगते सर, उसके अंदर का जो मसाला है ना वो एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। और मेरी गारंटी तुम ऐसा करके आओ, 98 के नीचे जितने परसेंटेज आए उतने मेरे बिल में से उतने पैसे लेके चल जाना तुमने बस। तुमको अगर 95% प्लस स्कोर करना है तो ये जो हेड पॉइंट्स है, हेड पॉइंट्स तो सर पूरा इंडिया लिखने वाला है, इसमें नया कुछ नहीं है सर। लेकिन इसके अंदर का अगर तुम ये लर्न करके लिखते हो तो ही तो मजा है। तुम्हारा पेपर तभी तो मजा आएगा, तुम्हारा पेपर तभी तो अलग निकलेगा क्योंकि सबने लिखा है अंदर से मन से ठोक के, रामायण महाभारत भगवत गीता लिख के आए और तुम उसका लिख के आए जो इकोनॉमिक्स में लिखा है। तो सर अंदर का मसाला लर्न करना है क्या? हाँ, आई बात समझ में? चलो फिर थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलप। हाँ थोड़ा डिफरेंस हुआ तो चलता है ना? थोड़ा डिफरेंस एज इट इज नहीं लिखा चलेगा, बट उसकी एटलीस्ट एक हाथ 2 लाइन तो भी वैसे की वैसे लिखो, फिर नीचे का मन से फेंका तो भी चलेगा क्योंकि उसके पास में उतना टाइम नहीं है कि वो हर एक चीज वर्ड टू वर्ड चेक करेगा। ये आपकी नोट्स है ना, तो ये बुक की लैंग्वेज नहीं रहेगी। उठा ले तेरी बुक, ये बुक ही है, बस बुक में से मेरे को ऐसा जो लगा कि ये कचरा है उसको मैंने हटा दिया। मेरे नोट्स में जो जो लिखा है वो पूरा तुमको एज इट इज वहां पे लिख के आना है। गारंटी मेरी 98% के नीचे आया तो बता देना। अभी भेज दूंगा मैं, तो बस तूने बोला तो अब हीर ने बोली हुई चीज मैं कैसे टाल सकता हूँ? रुक जा हीर, तो कैसा फिर हीर को नाराज करके तो जिंदा नहीं रहना है क्या मेरे को? आने जाने का रास्ता रोक डाले वो तो मेरा। भेज दिया हीर मैंने तेको।
बस आज के आज तू रट्टा मार डाल उसको, साले को मजा आ जाएगा, कल के टेस्ट में तू ऐसा फाड़ डालने का एकदम। कल की पक्का में डे आफ्टर टुमारो बोला था डे ना। आफ्टर टुमारो संडे आता है, फिर दो क्या? वरना क्या होता? दो, बहुत अच्छी बात है, दो संडे को। तो कल क्या करोगे पूरे दिन फिर? पढ़ेंगे ना, ओ, इतना सा करना। आज के दिन क्या करेंगे फिर? पढ़ने के लिए कल का दिन है, तो आज किसके लिए है? गनगौर भी हो गई, अब तो पूजा के लिए भी नहीं बचा टाइम। सही है। ठीक है, चलो देखते हैं, टेस्ट का डिसाइड करते हैं कब रखना है। कल दोगे तो 50 की मार्क्स के रखूंगा, परसों दोगे तो 70 के रखूंगा, तुम डिसाइड करना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, थर्ड पॉइंट, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर आप गरीब थे, आपके पापा बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, आपको पढ़ाई लिखाई करवाई, फिर मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाई लिखाई करवाई, तो मैं पढ़ाई लिखाई करके मैंने अच्छा जॉब लिया, मैंने अच्छा जॉब लिया तो अब मैं अच्छी पगार लेता हूँ, मैंने अच्छी पगार ली, उससे मैंने लंबरगिनी ही चलाई जाने ओ वाली लंबरगिनी खरीदी, मैंने घर, एक मंदिर जैसा एक घर बनाया, मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बढ़ने लग गए, मेरे पास में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने लग गई। पहले मेरा घर छोटा था, फिर मेरा घर बड़ा हुआ, फिर मेरा घर और बड़ा हुआ, वो कोई उम्र से बड़ा नहीं हो रहा है, मेरे पैसों से बड़ा हो रहा है। पहले मेरे पास में छोटी सी नैनो थी, नैनो से बाद में मैंने सेंट्रो खरीदी, सेंट्रो के बाद में मैंने मर्सिडीज खरीदी, आज मेरे पास में लैम्बोर्गिनी है। तो सर मेरा कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, झापड़ मारूंगा। तेरी इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक केटर नहीं करता। इकोनॉमी कहा जा रही है, अरे तू अमीर हो रहा है, बट क्या दुनिया अमीर हो रही है? क्या इंडिया अमीर हो रहा है? तू अमीर होने से क्या होगा? वो तो अंबानी रोज अमीर होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहे। तुम्हारे जेब में 500 रुपए रोज के बढ़ रहे क्या रे चोट्टो? तो सर एक इंसान, एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सर इकोनॉमी ग्रो और डेवलप करे तब जाके हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में घुसेंगे। तो थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमी एज अ होल दैट डील्स विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। सर मेरे पास में आज बंगला है, कार है, फैक्ट्री है, तुम्हारे पास में क्या है? मेरे पास में कुछ नहीं है। कोरोना में तो मम्मी भी दूर रहती मेरे से, माँ भी नहीं है मेरे पास में फिलहाल, वो दूर रहती। तो सर मैंने ना अभी मेरे को बहुत टेंशन आया, मैं क्यों भाई क्या हो गया तेरे को? अरे सर आप समझ नहीं रहे हो, राधिका मेरे को ये सब बता रही है। सर आप समझ नहीं रहे हो बात को, मैं अभी तक बिजनेस कर रही थी, बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा बिजनेस था। उसमें सर अपन लेबर को अपॉइंट कर रहे थे, अभी अपन ने लेबर को भी अपॉइंट नहीं करके रखा। क्यों? क्योंकि अरे बिजनेस ही नहीं है तो लेबर को लाके क्या करूँगा, उनको खाना खिलाना पड़ेगा ना। मैं उस जगह का रेंट पे कर रही हूँ क्योंकि मैं बिजनेस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ ना। इसके वजह से मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। आ रही बात समझ में? और सर जब धंधा ही नहीं करना तो पैसा लेके क्या करूंगी? तो मैंने पैसा नहीं लिया तो उस पर ब्याज पे नहीं कर रही हूँ। तो मैं बोला ये तो खुशी की बात है भाई, तेरे खर्चे कम हो रहे। सर इतनी सी सोच होकर रह गई आपकी। सर मैं रेंट पे नहीं कर रही हूँ, मैं मजदूर को पगार नहीं दे रही हूँ, मैं प्रॉफिट नहीं कमा रही हूँ, इससे देश की आर्थिक मंदी हो रही है। सर देश की इकोनॉमी डूबते जा रही है। मैं ओ पगार देती है तो 3,000 रुपया महीना, साल के होता है 39,000 रुपीज, 40,000 रुपया साल का होता है। रेंट देती है तो 15,000 रुपए का, सब मिला के तू साल का 1,00,000 रुपया खर्चा करती। तूने 1,00,000 रुपया खर्चा नहीं किया तो क्या तेरा गवर्नमेंट गिर जाएगी? सर आपको यह देखना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल इंसान का जितना भी रेंट, लेबर, मतलब वेजेस, इंटरेस्ट है, उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अरे मेरे को एक बात बता, एक साइड में है हमारी राधिका, तो एंटरप्रेन्योर, उसने अपने पगार नहीं दिया, और एक साइड पे है इन्फोसिस या विप्रो, इसने पगार नहीं दिया। किससे शेयर मार्केट या इकोनॉमी हिलेगा? राधिका से या विप्रो से या इन्फोसिस से? सर क्योंकि इनके पास में लेबर ज्यादा है, इनका एक एक्टिविटी पूरी इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखता है। बट क्या इसकी एक एक्टिविटी पूरी इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखता है? नहीं सर। तो आपका इनका रिलेटिव शेयर देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट शेयर वो इकोनॉमी में होल्ड करता है। जैसे धीरूभाई अंबानी, रिलायंस कंपनी, पहले ऐसा होता था, मेरे को अभी का डेटा नहीं पता है, बट पहले ऐसा होता था अपने इंडिया का जीडीपी का 3% धीरूभाई अंबानी पे करता था। पूरे जीडीपी का 3% कंट्रीब्यूट करता था सिर्फ और सिर्फ धीरूभाई अंबानी।
जितना ग्रोथ हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ था उतनी ग्रोथ इंडिया ने आज दिन तक नहीं देखी। तो सर वहां पे उसका रिलेटिव शेयर बहुत बड़ा था। ये बात समझ में? कल जाके मेरे जैसा इंसान जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, मैंने अपनी आज इन्वेस्टमेंट बेची पूरे 5,000 रुपए की। मेरे पास में विप्रो कंपनी के शेयर्स थे। विप्रो कंपनी पता है तुमको? विप्रो कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आए विच वेर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। इतने जोरदार रिजल्ट्स आए कि उसका शेयर का भाव बढ़ गया एकदम से। एक दिन में 8% वो ग्रो कर दिया। एक दिन में 8%। सिंस तुम एक शेयर मार्केट बैकग्राउंड से नहीं हो, अपन पूरे टाइम पे इसकी बात करते रहेंगे ताकि तुमको इकोनॉमिक्स समझे। एक दिन में 8% बढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? सोचो ना, तुम एफडी बनाते हो बैंक में, कितना मिलता है तुमको? साल भर का 6% 5% मिलता है। मैंने एक दिन में 8% कमाया, तो इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर मैं ऐसा समझू कि कोई शेयर रोज 8% बढ़ता है तो 10 दिन में मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। सोचो ना, तुमने आज 1 करोड़ रुपए लेके गए, 10 दिन में उसके 2 करोड़ हो गए, तुम मानोगे नहीं उस बात को? सीधी सी बात है ना। जब कोरोना का पीरियड आया, नया नया आया, मतलब सर अभी कौन सा कोरोना नहीं, अभी भी चमगादड़ तो खा ही रहे लोग। अरे वैसा नहीं रहे। जब मार्च में कोरोना का पीरियड आया था तब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो 4 रुपए 10 रुपए पे आ गए थे। मैंने वो 10 रुपए के स्टॉक्स लेके उसको 20 रुपए में बेच दिया, डबल करके बेच दिया। मैंने हार्डली 10-15 हजार रुपए डाले, 15,000 का 30,000 करके उसको निकाल दिया। आज वो 10 रुपए के स्टॉक 100 रुपए पे खड़े हैं। मतलब अगर मार्च में किसी ने 100 करोड़ रुपए डाले होते, मार्च में किसी ने 100 करोड़, तुमको लगता है कि 100 करोड़ वाले बहुत कम लोग होते होंगे इंडिया में? बहुत लोग ऐसे जिनके पास में 100 करोड़ है। ठीक है, राधिका को देख लो फॉर एन एग्जांपल। तो अब सपोज मैंने अगर 100 करोड़ रुपए मार्च में डाले होते, आज डेट क्या है अपनी? अप्रैल 16, आज तुम्हारा 100 करोड़ का 1000 करोड़ हो चुका होता, 10 गुना। तुमको मेहनत करनी है क्या? तुम शेयर मार्केट को उठाते क्या रोज? फर्क नहीं पड़ता सर। यहां पे अब मैंने अपना 5,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा, इससे इकोनॉमी पूरा मार्केट क्रैश हो गया क्या? ओहो, राहुल गांधी ने 5,000 के शेयर बेच डाली, इकोनॉमी क्रैश। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन राकेश झुनझुनवाला, जिसकी एसेट, जिसका इन्वेस्टमेंट है 2,000 करोड़ 5,000 करोड़, सोचो ना, उसने एक दिन में सारे शेयर्स मार्केट में ठोक डाले, मार्केट में बेच डाले, मार्केट क्रैश हो जाएगा सर। क्योंकि जब आपका सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गई, मार्केट या प्राइस टेंड्स टू फॉल। ये तो रूल है, विधि का विधान है। सीधी सी बात है ना। ये एक रिमोट है जिसका एक ही है मेरे पास में रिमोट, और मांगने वाले तुम सब लोग हो। तो एक इंसान आता है मेरे को बोलता है सर ये रिमोट मेरे को 10 रुपए में दे दो। मैं बोलता हूँ ठीक है बताता हूँ। राधिका आती है, राधिका बोलती है सर ये रिमोट दे दो। मैं बोला यार ऑलरेडी एक बंदा आया था, ध्रुव आया था मेरे पास, वो 10 रुपए में मांग रहा है। राधिका बोलती है मैं आपको 12 देती हूँ, मेरे को दो। डॉलर चमक गए मेरे आंख में। तीसरी इंसान आई मेरे पास में, लीशा। लीशा बोलती है सर रिमोट चाहिए, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई देख अभी मेरे पास में ऑलरेडी 12 का बिड आ गया है। अब अगर लीशा मेरे को बोलेगी सर मैं 8 रुपए देती हूँ, मैं बोलूंगा अरे 12 में मेरे को जब कोई लेने वाला है तो मैं तेरे को 8 में दूंगा ही क्यों रे? 12 से ज्यादा देती हो तो बोल। लीशा बोलती है मैं आपको पूरे 13 रुपए देती हूँ। ओके, और आंखों में डॉलर चमके। वहां से आया संकल्प। शंकर बोलता है सर ये रिमोट मेरे को होना। बोले होना मतलब खरीद के रखा है क्या तूने? बोले मेरे को होना। मिला तो ज्यादा पैसे दे मेरे को। कितना देगा? बोले मैं 40 रुपए दूंगा। मैं आइडियली क्या करूंगा, उसको वो 40 रुपए में अगर लास्ट में बेच डाला। तुमने क्या किया सर? डिमांड मेरा रेस्ट्रिक्टेड था, सॉरी सप्लाई मेरा रेस्ट्रिक्टेड था। सप्लाई तो मैं एक ही बेच पाऊंगा ना, लेकिन डिमांड करने वाले बहुत सारे लोग थे। तो सर जब डिमांड बहुत सारा और सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड, तो प्राइस क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि इंसान और ज्यादा बिड लगाता है, और ज्यादा बोली लगाता है। लेकिन वही फॉर एन एग्जाम्पल, डिमांड कोई है ही नहीं, तुम सालों कोई मांग ही नहीं रहे। मेरे पास में ये फोन है, ठीक है, मेरा ये फोन है, ये फोन मेरे को बेचना है, ये फोन मेरे को बेचना है कि मेरे को और कुछ काम के लिए करना है। मैं ध्रुव के पास आता हूँ, ध्रुव सुनना ये फोन ले लेना मेरा। ध्रुव बोलता है कितने में दोगे? मैं बोला 40,000 में। ध्रुव बोलता है 40,000 नहीं सर बहुत महंगा हो रहा है, 15,000 में देते हो तो दो। मतलब 40,000 का फोन, शर्म भी नहीं आई तेरे को मांगते टाइम? मैं कहा 40 मांग रहा हूँ, कहा तू 15। तू क्या मेरे माँ के साथ बैठा रहता है पूरे दिन? मेरी माँ करती है 200 रुपए की चीज सीधा 5 रुपए में मांगती है। मैं जाता नहीं माँ के साथ, गया तो मैं टैग लगा तो आई डोंट नो हर, आई डिसोन हर। तो तू ऐसी हरकतें ना कर। जब मैं तेरे को फोन 40 में बेचने की बात कर रहा हूँ, तू सीधा 15, मतलब देना ही नहीं। ईगो पे आ गई बात। मैं विशाखा के पास जाता हूँ, विशाखा को बोलता हूँ, विशाखा लेती है क्या? विशाखा बोलेगी कितने में दोगे? अब मैं डरते डरते 40 बोलूंगा, 40 से ज्यादा बोलूंगा, 40 से कम बोलूंगा? कम बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो पागल है क्या? 40 में जब ध्रुव नहीं खरीद रहा है तो इसको मैं अगर 45,000 बोलूंगा तो ये तो गाली देके भी निकाल देगी मेरे को वहां से। मैं खरीद लेगी।
ले रही है विशाखा? विशाखा देखा, झूठे दिलासे दे दिए मेरे को। तो यहां पे क्या होगा, मैं डरते डरते उसको उससे कम प्राइस बोलूंगा। मैं बोलूंगा विशाखा 38 में लेती हो तो ले ले। अब विशाखा ने मना कर दिया, मैं और किसी के पास में गया, मैं रिया के पास में गया, रिया बोलती है सर 30,000 में लेने के लिए रेडी हूं। सर यहां पे क्या हो रहा है, डिमांड कोई कर ही नहीं रहा है, जबकि सप्लाई में देने को रेडी हूं। सर जब सप्लाई ज्यादा डिमांड कम तो प्राइस गिरना शुरू होता है, सीधी सी बात है। तो सर जब मैं शेयर मार्केट में अपने शेयर्स ठोक दूंगा, अपने शेयर्स बेच दूंगा, किसी ने डिमांड किया था क्या? डिमांड करने वाला नहीं, सप्लाई फुल, शेयर का भाव गिरना शुरू हो जाएगा। एक बात समझ में? तो सर आपका ये देखना पड़ेगा कि आपके जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जो अपने ऊपर पड़ा, उसका रिलेटिव शेयर इकोनॉमी में कितना है। आपने अगर 10 लोगों को पगार नहीं दिया तो क्या उससे इकोनॉमी क्रैश होने वाला है क्या? अगर होने वाला है तो आप मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आते हो, और नहीं आता तो बेसिकली आपको अपना इंडिविजुअली स्टडी करना है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बनता है सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, एंड थर्ड थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ इज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फटाफट लर्न करके दो फास्ट। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो जाने के पहले व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। रिया माइक थोड़ा नजदीक लेके बोलना, हेडफोन पे है तो ये ऐसे ही है। हाँ तो जोर से बोलना। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, प्राइस थ्योरी। एक मिनट, तूने बोला स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो इंडिविजुअल को स्टडी करता क्या? एमए करता है क्या इंडिविजुअल को? तो यहाँ पे स्टडी ऑफ क्या रहेगा? एग्रीगेट्स। तूने बोला स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, बराबर सी बात है। अरे हाँ ना, ओके। तो स्क्रीन कट रही है क्या? हाँ थोड़ी सी। ओके अब ठीक है, परफेक्ट। ओके। बाद में स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स आ गया। सेकंड है, सेकंड क्या बोला, पॉइंट बोला तूने? प्राइस थ्योरी। सर वहां पे प्राइस से मतलब है, यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था, हमको प्राइस से नहीं इनकम से और एम्प्लॉयमेंट से मतलब है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनकम थ्योरी। थर्ड रिया, पार्शियल इक्विलिब्रियम। सर ये पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, ये सर जनरल इक्विलिब्रियम रहेगा क्योंकि उसको वर्ल्ड एज इकोनॉमी एज अ होल के बारे में समझना है। ओके देन बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। ओके देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सर ये मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करता, ये मार्केट के ग्रोथ को एनालाइज करता है। ओके फिर वहां पे था स्लाइसिंग मेथड, जो आप स्लाइस 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 करके पढ़ते हो, ये सारे स्लाइस को लमसम करके पढ़ता है, लंपिंग मेथड, बराबर। देन जनरल प्राइस लेवल, ये प्रोडक्ट प्राइस लेवल की बात नहीं करता, और सर ये सारी चीजों से गवर्नमेंट को हेल्प करता है फॉर मेकिंग द पॉलिसीज। आई बात समझ में? तो सर हमने देखा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला इट स्टडीज द एग्रीगेट्स। सेकंड इनकम थ्योरी, सर इट स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, different elements, method of measurement and social accounting. Macroeconomic deals with the aggregate demand and aggregate supply. सर ये individual demand individual supply को तो मानता ही नहीं, ये aggregate demand aggregate supply को मानता है।
जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप्स। सर ये बहुत बड़े बड़े एग्रीगेट्स को मानता है और उनके रिलेशनशिप्स देखता है दूसरों के साथ में। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सर डिमांड और सप्लाई इंडिविजुअल करेंगे तो वो तो प्राइस थ्योरी में आ जाएगा। सर ये डिमांड एंड सप्लाई करना चाहिए ऑफ द होल इकोनॉमी। क्लियर है? संकल्प मेरे भूतनाथ, तू थोड़ा हिल ले, थोड़ा ऐसा ऐसे कर ले, मेरे को समझेगा तू है। आदित्य, विशाखा, ध्रुव, कार्तिक, तुम हो नहीं हो? हाँ हो सर, बरं। Interdependence macro analysis takes into accounts interdependence between the aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level. For example, changes in the investment will finally result in the changes in the income, level of output, employment and eventually the level of economic growth. सर मेरे को एक बात बताओ, लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्या बोलते हो? लगाना चाहिए। ओके लगा देते। क्या होगा लगाने से? लोग अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो केसेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैं तो तेरे को घर से बाहर निकालने ही वाला हूँ। तू मेरे को यहाँ पे टेस्ट सबमिट करने आएगी तो घर से बाहर तो निकलेगी ना। तेरे को कैसे पता कि सबको कितना काम है? अच्छा, किस रीजन से बाहर जा रहा है? मेरे घर पे काम वाली बाई आती है, वो किसी रीजन से बाहर जा ही नहीं सकती क्योंकि सब लोग उसको आने से मना कर रहे हैं। अब वो खाएगी क्या, बचाएगी क्या, लोगों को देगी क्या और बच्चों को पढ़ाएगी क्या? अब बोल। ओ देखो पीछे, अब बोल, अब क्या करे? उसको बोल 10 दिन के लिए नहीं आवे और पगार काट 10 दिन की। 11वें दिन पे काव 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 करके आएंगे कि भाई नहीं होगा ऐसे तो, और उसका गलत नहीं है। शेतकरी, फार्मर्स, किसान, मेरे को एक बात बताओ, तुम अगर प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं तो वो बनाएंगे किसके लिए? तुम अगर सब्जी लेने जाओगे ही नहीं, तुम आगे शिफ्ट हो गए, बोले 10 दिन तक साले हम मैगी खाएंगे, सिर्फ बाहर जाएंगे नहीं घर के बाहर, कोई सब्जी वब्जी नहीं लाने का, कोई भूख लगी मैगी ठूस, प्यास लगी उसका ही पानी पी, कुछ भी कर मैगी ठूसने का साले, इसके अलावा तो कुछ पीने का ही नहीं तूने। ठंडी लग रही है बर्फ डाल उसको पीते बैठ, लेकिन कुछ बाहर का लाने का नहीं। मेरे को बता फार्मर प्रोड्यूस किसके लिए करेगा? एवसन में। अच्छा तू बाहर जाएगी नहीं तो तू पेट्रोल भराएगी नहीं, तू पेट्रोल भराएगी नहीं तो पेट्रोल पंप वाला अटेंडेंट है वो क्या करेगा पूरे दिन? पेट्रोल पंप बंद रखेगा। अच्छा तू जहां जाएगी नहीं, तू गाड़ी खरीदेगी नहीं, तू गाड़ी खरीदेगी नहीं तो मारुति सुजुकी वाला अपना फैक्ट्री शुरू करेगा क्या? तू मतलब सब इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहा हूं। मारुति सुजुकी वाला फैक्ट्री शुरू करेगा क्या? मारुति सुजुकी वाले ने अगर फैक्ट्री शुरू किया नहीं, उसके पास में 1 लाख एम्प्लॉयज है, 1 लाख एम्प्लॉयज घर पे बैठे, उन 1 लाख एम्प्लॉयज के पास में पैसा नहीं है तो वो शेयर बाजार में नहीं डालेंगे, वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा गोल गोल घुमा क्या? पैसा गोल गोल नहीं घुमा, पैसा गोल गोल नहीं घूम रहा है। ओ पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। भाई साहब तेरा पैसा गोल गोल नहीं घूम रहा है। कल जाके डॉलर का भाव बढ़ गया। जो इंसान एक्सपोर्ट कर रहा था, जो इंसान एक्सपोर्ट करके उसको 1 लाख रुपए आने वाला था, सिंस डॉलर बढ़ गया तो 1 लाख की जगह 90,000 ही उसको आएगा। 10,000 का वहां फटका। कल जाके गवर्नमेंट इंपोर्ट करता है सोना, और इंपोर्ट करने की वजह से डॉलर के भाव बढ़ गए, तो जो सोना अभी तक 40,000 में इंपोर्ट हो रहा था अब वो 45,000 में इंपोर्ट होगा। जिसके घर में शादी है, जिसको सोना लेना है, जिसके घर में पूजा है, जिसको घर में इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट वो 40,000 में कर सकता था, ऑलरेडी कोरोना में धंधा पानी नहीं है, वही इन्वेस्टमेंट अब उसको 45,000 में करनी पड़ेगी। एक लॉकडाउन से पूरे इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा, सीधी सी बात है। तो सर इसका इंटरडिपेंडेंस समझना पड़ेगा। एक एक्टिविटी का डिपेंडेंस पूरे इकोनॉमी पे क्या हो सकता है, आई समझ में? तो सर ये डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके पास में जॉब नहीं है ना तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आएगा आपके पास, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। लेकिन सर आपने अगर अपनी कंपनी बंद कर दी और आपकी कंपनी बड़ी थी, इसका रेलेवेंस उस कंपनी पे क्या होगा या उस इकोनॉमी पे क्या होगा, ये समझना हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स से सिखाया है। आई बात समझ में?
लंपिंग मेथड सर ये सारों को लेके डिफरेंट ये करता है. ग्रोथ मॉडल्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फैक्टर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. It is useful in developing growth models. These growth models are used for studying economic development. सर आप अलग अलग तरीके से मॉडल्स बनाते हो, अलग अलग तरीके से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हो, जिसके वजह से आप ये इकोनॉमी में सर्च करते हो या इकोनॉमी पे रिसर्च करते हो कि ये चीजों का इंपैक्ट इकोनॉमी पे कैसा होगा. जैसे हमारी सीता जी जो है, कौन सी, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने हाल ही में एक पैकेज डिक्लेयर किया था जिसमें कंपनी को टैक्स रेट्स कम कर दिए थे. मेरे को एक बात बताओ, अगर कंपनी को टैक्स रेट्स कम कर दिए तो शेयर बाजार ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा? सोच के बोलना. इकोनॉमी, उसने क्या बोला कि आज से, अभी तक आइडियली ऐसा होता था कि अगर कोई भी कंपनी है तो वो कंपनी को 30% टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब हम आपको बोल रहे हैं कि आपको खाली 25% टैक्स पे करना पड़ेगा. इस न्यूज से मार्केट ने क्या रिएक्ट किया होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सोचो. नेगेटिव. ओके. राधिका, संकल्प, ध्रुव, आदित्य, कार्तिक, बचे हुए, विशाखा, सब लोग नेगेटिव. नेगेटिव. कॉमन आंसर नेगेटिव है. ओके. राधिका या संकल्प, मैं क्या बोल रहा था, तेरी फीस 1 लाख रुपए की है, तू एक काम कर 90,000 दे दे मेरे को, खत्म. इससे तू खुश हुआ या दुखी हुआ? ओहो हो, 1 लाख की जगह सिर्फ 90,000. छन से जो टूटे कोई सपना, ये कैसे पॉसिबल है? मैं सर का 10,000 का नुकसान कर दूंगा. नहीं हो पाएगा सर. ये तो ऐसा बैठेगा तू पूरे दिन, इतनी केयर कर सकता है मेरे लिए? तू तो सर डी केयर ही नहीं करता. तू क्या बोलेगा, सर बच्चा हो गया ना, जहां मेरा 1 लाख का खर्चा होने वाला था खाली अब 90,000 का होगा. तो सर जहां कंपनी को पहले 30 करोड़ रुपए इनकम टैक्स पे करने के लिए आता था, अब उनको खाली 25 ही करोड़ आएगा. 5 करोड़ का बिना कमाए प्रॉफिट हो गया ना उनका. तो शेयर मार्केट तूफान फाड़ के ऊपर भाग गया एक दिन में. क्या क्या? बराबर है ना. तो अगर मैं जब कंपनीज के लिए बोल रहा हूं तो कंपनी इंडिविजुअल है, लेकिन शेयर मार्केट या इकोनॉमी कंपनीज के भरोसे तो चलती है. एक कंपनी के लिए थोड़ी किया मैंने तो सारी कंपनीज के लिए किया ना. ये मैंने सारी कंपनीज को बोला अब तुम्हारे 5 करोड़ रुपए मैं बचाता हूं, तो सारी कंपनियां खुश हो गई. सारी कंपनियां खुश हो गई तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए. जैसे उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए, एकदम छप्पर फाड़ के मार्केट ऊपर स्वाइप अप हो गया. समझा क्या? तुम अब क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो तुम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, तुम डिमांड ज्यादा करोगे तो शेयर का भाव बढ़ेगा. शेयर का भाव बढ़ेगा तो इकोनॉमी के पैसा बढ़ेगा. तो सर ये ग्रोथ मॉडल्स हम बनाते हैं ताकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझ के हम ग्रोथ मॉडल्स बनाते हैं, ताकि इससे हम ये स्टडी कर पावे कि कंट्री का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है. आई बात समझ में? गवर्नमेंट से हमको क्या लेना देना है, हम तो हमारा देख रहे हैं. संकल्प का पैसा जब कम हुआ तो संकल्प ये सोच के दुखी हुआ क्या कि मेरा रेवेन्यू कम हो गया. संकल्प तो अपना देख रहा है ना. बट संकल्प जैसे बहुत सारे लोगों का रेवेन्यू में बहुत बड़ा इंपैक्ट है ना. समझ में आ रहा है? शेयर मार्केट गवर्नमेंट से चलता है या कंपनीज से चलता है? कंपनीज अपनी बीवी, ऐसा समझो ना, बीवी को खुश रखोगे तो शेयर मार्केट पर, बीवी को खुश रखोगे ये बार करनी चाहिए. सीधी सी बात. उनको खुश कर दिया तो बट ऑफ कोर्स इकोनॉमी बढ़ गई. उसको नाराज कर दिया, क्रैश हो गया मार्केट, बैठे रहो ऐसे करके. क्या करोगे? और आई बात समझ में? लॉजिकली क्लियर है कॉन्सेप्ट? जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ all the goods and services currently being produced in an economy. सर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उन सबको एवरेज करके उनका एक प्राइस लेवल समझा जाता है. और लास्ट है पॉलिसी ओरिएंटेड. सर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे ग्रोथ मॉडल्स बना सके, हम अलग अलग पॉलिसीज बना सके. इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसीज, in framing the policies, in understanding those policies. Macroeconomics is a policy oriented scheme. It suggests suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depression etc. सर अभी बहुत सीधी सी बात, मैं तुमको मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूं.
अपने यहाँ पे अभी मैंने वैकेंसी की ऐड डाली कि भाई मुझे एक ऑफिस स्टाफ चाहिए। मेरा जो ऑफिस स्टाफ थी उसकी शादी हो गई, तो वो बोलती सर अब से मैं नहीं आऊंगा। मैं बोला ओके, अब मेरे को मेरा एक ऑफिस स्टाफ चाहिए। पहले जो मेरा ऑफिस स्टाफ था उसको मैं पगार देता था, उसको जो पे था वो था 14,000 रुपीज प्लस पर्क्स वर्क्स मिला के, आने जाने का भाड़ा वगैरह मिला के उसको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा करके 16,000 रुपये उसको महीने का मैं पगार देता था, जिसमें वो सुबह 9 बजे आती थी, शाम में 6 बजे घर जाती थी। और अगर वो ओवर टाइम करती है 2 घंटे की तो उसकी पगार थी 18,000 रुपये। जो एग्जाम्स के ड्यूरेशन में क्या होता था कि अपना पास में रीडिंग रूम पे बच्चे ज़्यादा हो जाते थे, तो उसको मैं बोलता था तू 8 बजे तक बैठ, पर्टिकुलरली 1-2 महीना जब भी एग्जाम के नज़दीक आता तो 2,000 एक्स्ट्रा ले लिया कर। ऐसे करके उसको टोटल 18,000 रुपीज़ पर मंथ का मैं पे देता था। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, सब लोग घर पे बैठे हैं, तो लोगों के पास काम नहीं है। आज मतलब अभी 2-3 दिन पहले, अगर तुम प्रतिदिन में क्लासिफाइड्स वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां पे तुमने देखा होगा अपनी ऐड है कि भाई अपने को एक डीटीपी ऑपरेटर चाहिए ऐसा। अब मेरे पास में जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनको कैन यू इमेजिन मैं कितना ऑफर कर रहा हूं? एक एस्टिमेट गेस मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ उनको अभी? 5-6,000। ओके, हाँ विशाखा कुछ बोलना है तुझे? 10,000। हीर? 10 to 15,000। ओके, मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ 4,000 रुपीज। टाइमिंग वुड बी सुबह 11 से लेकर शाम के 8 बजे तक। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे पास में अभी तक 17 कैंडिडेट्स आ गए जो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। सर एक कोरोना ने, एक लॉकडाउन ने इतना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया कि अब 4,000 में भी वो काम करने के लिए रेडी है, जो लोग पहले 16,000 में या 15। बट ऑफकोर्स अगर कोई इंसान उस टाइम पे मेरे को 4,000 में आता तो क्या पागल हूं क्या जो 16,000 वाला आदमी रखूंगा? तो मतलब ही उस टाइम पर नहीं आ रहे थे। तो सर एक चीज का डिसीजन या एक चीज का तुमने जो एक मॉडल बनाया, एक जो स्ट्रैटेजी बनाई, उसका इंपैक्ट पूरे इकोनॉमी पे कैसा हो रहा है कि जो इंसान पहले 16,000 में आने को रेडी नहीं था आज वो 4,000 में काम करने को रेडी है। क्योंकि कंपनी उसका घर का रेंट चल रहा होगा, उसकी गाड़ियों का इंश्योरेंस का पॉलिसीज चल रहा होगा, उसके गाड़ी का ईएमआई चल रहा होगा, उसके मोबाइल के बिल चल रहे होंगे, उसके घर में अगर बच्चा होगा तो उस बच्चे को पैसा देना पड़ेगा या मोबाइल देना पड़ेगा क्योंकि उसकी स्कूल ऑनलाइन चल रही है। उसको इंटरनेट लगाना पड़ेगा, उसका इंटरनेट अगर खराब है तो उसको वाईफाई लगाना पड़ेगा, तो वो पर मंथ का खर्चा अलग लगेगा। ये सारे खर्चे तो अभी भी लागू है, बिजली का बिल तो अभी भी लागू है, उल्टा ज्यादा है। पहले सब घर के लोग अपने अपने ऑफिस जाते थे तो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, अब सब लोग घर में बैठे तो हर रूम की इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ गया। तो सर ये सबको पेट लगा है ना भाई, एक सिर्फ मेरे को पेट लगा तुमको पेट लगा ऐसा है क्या? सबको पेट लगा है। तो सर हर इंसान को जॉब चाहिए। सर एक चीज का डिसीजन का पूरे वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड की बात मत करो, पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमी एज अ होल पे क्या इंपैक्ट होता है ये तो हमारा है पॉलिसी ओरिएंटेड। इसीलिए गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो ऐसा नहीं आज लग रहा है कुछ नई पॉलिसी लाना चाहिए, एक काम करो लॉकडाउन लगा दो, तुम साले को बोर हो रहा है, कुछ नया कर नहीं रहा है, कुछ समथिंग हैज टू बी डन, समथिंग न्यू। आज चलो कुछ तूफानी करते लॉकडाउन, ऐसा होता है क्या भाई? भाई तुम कोई एक पॉलिसी बना रहे हो तो सोच समझ के बनाते हो। ऐसी थोड़ी कोई 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे आके बोलता है मित्रों तुम्हारे जेब में क्या है, एज लाइक 500,000 का नोट, दैट इज बैन नाउ, भूल जाओ। ऐसा तो होगा नहीं भाई साहब, आपने किसी ना किसी से पहले डिस्कस किया होगा, किसी ना किसी के साथ में सजेशंस लिए होंगे, तभी जाके आप पॉलिसी बनाते हो सर। क्योंकि आपकी एक पॉलिसी पूरे मार्केट को हिला सकती है, पूरी इकोनॉमी को हिला सकती है, इसीलिए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज पॉलिसी ओरिएंटेड। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है, कुछ डाउट है? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, लर्न करना बहुत सिंपल है, मैं अभी बता देता हूं तुमको। अपना क्लास में इतनी बार रिवीजन होने वाली है और इतने बार वो चार्ट्स तुम देख देख के लर्न करोगे कि वो रट्टा मारना बहुत सिंपल है, बट रट्टा मारना इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस। तुमको ये समझा क्या कि वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ होल पे कैसे इंपैक्ट होती है सारी चीजों का? ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 लर्न करके चाहिए। चलो अब ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये चैप्टर का। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? संकल्प पहले इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कर दे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एम आई
प्राइस डिटर्मिनेशन, फॉरेन ट्रेड, फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्या बिजनेस डिसीजंस, ओके, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, यूजफुल फॉर गवर्नमेंट, ओके। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। सर हम मैक्रो इकोनॉमी समझ के ये समझते हैं कि एक इकोनॉमी फंक्शन किस तरीके से करती है। उसके बाद में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। सर एक इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस जब आते हैं तब हमको वही हिसाब से तो पॉलिसीज बनानी पड़ती है। कोरोना में इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आ गए, इकोनॉमी ऐसे चल रही थी, कोरोना आया ऐसी हो गई, कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम होने लग गए, हम ऐसे हो रहे थे, हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे, वापस 2 लाख केसेस पे आ गए, इकोनॉमी फिर से नीचे जाने लग गई। इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाता है। सर इससे हमारी पूरे देश की इनकम हमको समझनी पड़ती है, नेशनल इनकम किस तरीके से होती है। सर इसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर होता है और हमको ये समझना पड़ता है कि परफॉर्मेंस कैसा है इकोनॉमी का। और इसके अलावा हमको स्टडी करना पड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मतलब इसका डिसीजन हमारे इनपुट पे कैसा होगा, आउटपुट पे कैसा होगा, कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, कितने लोग कंज्यूम करेंगे, और ये सब चीज का इंपैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि अगर एक लॉकडाउन लग गया तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। तो सर इकोनॉमिक्स में करेंगे तो पहले तो हम बात करेंगे इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है। सर इकोनॉमी फंक्शन मस्त कर रही है, करते करते फ्लक्चुएशंस आ गए। तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन पहला हमने पे क्या पढ़ा, इकोनॉमिक फंक्शंस। फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी हम समझ ही रहते हैं कि इकोनॉमी में आ गया फ्लक्चुएशन। सर जैसे इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आ गया, नीचे गिर गया, नेशन की इनकम टूट गई, तो नेशनल इनकम हमको समझना पड़ेगा। सर जैसे नेशनल इनकम टूटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीचे हो गया, जीडीपी हमारा नीचे हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीचे हो गया तो हम आप क्या बोलेंगे, हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा हो गया, डाउनग्रेड हो गया। इसीलिए सर हम इसको उठाने के लिए हमको मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करना पड़ेगा। और याद रखना इन सब का डायरेक्ट इंपैक्ट तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट पे आता है। हम क्या पहले स्टडी कर रहे थे, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। हम फंक्शन समझ ही रहे थे कि इकोनॉमी में क्या हो गया, फ्लक्चुएशन। जैसे ही फ्लक्चुएशन हो गया, क्या टूटा हमारा, नेशन की इनकम टूटी, तो नेशनल इनकम टूटी। सर इसके वजह से क्या हुआ, नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीडीपी ड्रॉप हो गई। तो अब हम क्या बोलेंगे, सर हमारा परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी हमको समझना पड़ेगा। इसको हमको सुधारने के लिए मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करना पड़ेगा। और मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करके एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इट विल डायरेक्ट इंपैक्ट टू योर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कार्तिक। Theory of income and employment. Theory of general price level and inflation. General price level and inflation. Theory of growth and development. Theory of growth and development. Macro theory of distribution. मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये हो गया स्कोप। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आदित्य है अपने पास में कुछ फीचर्स भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। आदित्य, ओम आदित्य नमः। किधर है तू, सो गया ये। विशाखा हेल्प करेगी, ये भी सो गई है। Yes, sir. हाँ, स्कोप फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Study of aggregate, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, income theory, इनकम थ्योरी, general equilibrium, जनरल इक्विलिब्रियम, general equilibrium, फोर्थ, independence, हाँ इंटरडिपेंडेंस, फिफ्थ, growth models, ग्रोथ मॉडल्स, सिक्स्थ, general price जनरल प्राइस level, लेवल, सेवेंथ, lumping method, लंपिंग मेथड, एट, policy oriented. पॉलिसी ओरिएंटेड। क्लियर है बात। अब लास्ट अपन बात कर रहे हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लीशा, Functioning of
माइक माइक नजदीक. फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी. Economic इकोनॉमिक fluctuation, फ्लक्चुएशंस. national income, नेशनल इनकम. economic development, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. performance of an economy, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. study of macroeconomic वेरिएबल्स. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. एंड लास्ट इज level of employment. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्लियर है? ये पूरा चैप्टर दिमाग में घुसा हुआ है? पक्की बात? कोई दिक्कत, कुछ डाउट? ठीक है, चलो परफेक्ट. ये चैप्टर खत्म हुआ. चैप्टर नंबर 1 एंड होता है. चैप्टर नंबर 1 का अपना एक इंपॉर्टेंट वेटेज है. इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं तुम्हारे एग्जाम में. सर व्हेन आई से क्वेश्चन आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के वे में भी आ सकते हैं, मैच द कॉलम के वे में भी आ सकते हैं, आंसर इन वन वर्ड भी आ सकते हैं, आंसर इन बिग ब्रीफ वर्ड भी आ सकते हैं, बड़े आंसर्स भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, करेक्ट भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आ सकता है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना बता दो मेरे को बस. परफेक्ट. अब हम कल शुरू करेंगे नया चैप्टर, लेकिन कल नया चैप्टर शुरू करने से बेटर है हम मंडे करते हैं नया चैप्टर शुरू. कल तुम टेस्ट दे दो. राधिका, अरे आज का पूरा दिन है ना, चैप्टर तो मैंने क्लास में लर्न करवा दिया, क्या करेगी तू पूरा दिन? तो करना पड़ेगा. हाँ तो रिवाइज है, आज पूरा दिन है ना. कल कितने बजे? 11 बजे आ जाओगे? फेस टू फेस देने आते हो टेस्ट? चलेगा, बट थोड़ा लेट तो हो. 5 बजे आ जा शाम में. क्या? टेस्ट देने शाम में आ जा 5 बजे. चलेगा चलेगा, फेस टू फेस पे चलेगा. टेस्ट देने आ जाओ. अच्छा दूर दूर बिठाऊंगा, सैनिटाइजर तुम बोलते होंगे तो पूरा छिड़क के दूंगा तुम्हारे आंख पे सैनिटाइजर, तुम उसका लोड मत लो.